Hello students and good morning to all of you, and this is the second unit of income tax law and practices. The topic is determination of residential status. ठीक है, तो residential status it comes under the section 6 of Income Tax Act 1961. पार्ट 1 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें दो वीडियोस आपके मिलेंगे, दो लेक्चर आपको होने हैं, तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी व्यक्ति की इनकम को असेस करते हैं, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है क्या इनकम जो है वो पर्टिकुलर पर्सन की क्या वो पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या NRO है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो इंडियन रेजिडेंट है या नहीं है, क्योंकि इस पे आपकी जो इनकम है वो काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं कि जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम जो है डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 जो है आपकी यहाँ पर सेकेंड यूनिट पार्ट ऑफ जो स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे 10 लेक्चर्स जो हैं आपके हुए हैं, जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया था, और यहाँ सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी प्रिपेयर एंड सी ऑल द वीडियोस एंड बिफोर गोइंग अदर पार्ट। सो दिस इज द थिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल जो स्टेटस है सेक्शन 6, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि टोटल इनकम ऑफ एन SSE कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस द पर्सन्स रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नोन। तो कोई भी जो SSE है उसकी इनकम, टोटल इनकम जब तक हम कंप्यूट नहीं कर सकते, जब तक हमें ये ना पता हो कि उसका पिछले ईयर में, प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में जो है उसका स्टेटस क्या रहा है, यानी कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या था, वो यहाँ था नहीं था, कितने दिन था, क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखनी पड़ती है। सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये आपको बताता है, इट प्रिस्क्राइब द टेस्ट टू बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल टैक्स पेयर्स। ठीक है, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो उसका पर्पज है कि हम इनकम टैक्स को सही से फाइंड आउट कर सकें। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस, अ पर्सन कैन बी और कैन आइदर बी रेजिडेंट इन इंडिया। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो व्यक्ति है वो रेजिडेंट हो सकता है, यानी कि यहाँ का निवासी हो सकता है, और दूसरा नॉन रेजिडेंट हो सकता है, यानी कि वो या तो निवासी नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है SSE, क्योंकि हमने जब बात की थी कि पर्सन जो है SSE कौन है, तो SSE में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हमने डिस्कस की थी। यानी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, है ना, HUFs हैं, BOI हैं, AOPs हैं, ये सब क्या है, सब SSEs होते हैं। तो ये भी इनके अलग अलग रूल्स हैं आपके। तो आवर इंडिविजुअल्स एंड HUF कैन नॉट बी सिंपली कॉल्ड रेजिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल और HUF है उनको भी हम रेजिडेंट इन इंडिया जो है सिंपली नहीं कह सकते। इफ इंडिविजुअल और HUF इज रेजिडेंट इन इंडिया, दे विल बी आइदर, अगर वो रेजिडेंट है तो दो तरह के रेजिडेंट हो सकते हैं। किस टाइप के? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि जिनको हम ROR कहते हैं। एक तो रेजिडेंट और दूसरा इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट क्या होगा? जो परमानेंटली यहाँ रह रहा है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो कभी कुछ हो सकता है, थोड़े दिन के लिए बाहर जाता हो, थोड़े दिन के लिए यहाँ रहता है, उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जा सकता है ना। और दूसरा इसमें कैटेगरी आती है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, सामान्यतः वो यहाँ नहीं रहता है, ये हम कह सकते हैं। यानी कि काफी समय तक यहाँ रहता है, या कभी पहले रहता होगा अब नहीं रहता है, या साल में 1 महीने रहता है, 11 महीने नहीं रहता है। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन समटाइम्स जो है इसको हम RNOR या NOR के रूप में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF विल बी आइदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF और इंडिविजुअल के अलावा जो है जितने भी अदर चीजें हैं वो दो ही होंगी, रेजिडेंट होंगी या नॉन रेजिडेंट होंगी। देखिए ग्राफ के थ्रू भी हम आपको पिक्चर है आपकी, जैसे कि हम देख रहे हैं पर्सन की हम डिफाइन कर रहे हैं, तो पर्सन में भी इंडिविजुअल और HUF हो सकते हैं, क्योंकि पर्सन सब है। दूसरा अदर है, कंपनी, फर्म, BOI, AOP एक्सेट्रा। अब क्या है, जो इंडिविजुअल और HUF है वो
रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। रेजिडेंट में भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट में भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया कहा जा सकता है। इसी टाइप से जबकि जो अदर हैं इनके अलावा इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही दो ही कैटेगरी आपकी यहाँ पर होती है। चलिए अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट है तो कब होगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में जो है स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो रेजिडेंशियल स्टेटस को हम देखते हैं। तो एज टैक्स इंसिडेंस ऑन द एनएसएससी डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड with the reference to his residential residence in India during the previous year। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एसएससी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम रेजिडेंशियल उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो हम उसके रेजिडेंस के पीरियड से ही कर सकते हैं कि वो प्रीवियस ईयर में कितने समय तक यहाँ रहा है। Therefore, determination of an residential status of a person is very significant in order to find out the tax liability। अगर हमें उस व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जो टैक्स लायबिलिटी अगर हम फाइंड करनी है तो उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमें जरूरी है फाइंड आउट करना। तो रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये भी ध्यान देना है कि लोग कहते हैं वो सिटीजनशिप है या रेजिडेंस है, तो सिटीजनशिप अलग चीज है, रेजिडेंशिप अलग चीज है। एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजनशिप एज पर द सेक्शन 6 ऑफ एनी इंडिविजुअल मे बी। कोई भी इंडिविजुअल क्या हो सकता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है सेक्शन 6 में कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। तीसरा नॉन रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये तीसरी कैटेगरी भी हम इसको कह सकते हैं, इसको नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहा जा सकता है। देन फॉलोइंग आर द टू सेट्स ऑफ कंडीशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन हम आपको बताएंगे। ये बेसिक कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन, दूसरी होती है एडिशनल कंडीशन। अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो हमें एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है और वो दूसरी बेसिक कंडीशन की तरफ को जाता है तो हमें एडिशनल कंडीशन को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे पहली कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट हो सकता है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है अगर वो प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में जो है 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे। दूसरा है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये कंडीशन लग गई है यहाँ पर एक तरीके से। अगर कोई व्यक्ति पिछले साल में या प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन ही 60 days या उससे ज्यादा अगर वो प्रीवियस ईयर में रहा है, ही हैज बीन इन इंडिया। ठीक है, एंड दूसरी चीज है एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 years। ठीक है, लास्ट 4 years इमीडिएट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी कि इमीडिएट जो प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 सालों में अगर कोई व्यक्ति 365 दिन रहा है या 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहा है तो उसको हम रेजिडेंट इन इंडिया कह सकते हैं। एग्जम्पशन, एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन, दो एक्सेप्शन भी दी गए हैं। इन द फॉलोइंग केसेस फर्स्ट बेसिक कंडीशन नीड टू बी चेक्ड। पहली बेसिक कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं। हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रिलेवेंट फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर में वो विजिट के लिए आता है और हु इज क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप क्रू मेंबर है तो इंडियन सिटीजन है एंड हु गोज अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो ये जो है फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो होगी उसको हम चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन केसेस में क्या होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो विजिट में आया हो तो वो इतने दिन रह गया हो तो भी हम उसको एजेंट कह सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। एंड क्रू मेंबर है तो जनरली क्रू मेंबर जो है वो 6 महीने 7 महीने बाहर रहते हैं, उस टाइप से भी यह कंडीशन आ जाती है। एंड गोज अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो भी वो रेजिडेंट नहीं हो सकता है। तो ये कई सारी चीज़ है।
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दूसरा एक्सेप्शन इसका है हु हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो अपने आप, उसके पेरेंट माता पिता या उसके दादा दादी, वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जब 1947 में डिवाइड हुआ था इंडिया उससे पहले, ताकि उस समय तक अनडिवाइडेड इंडिया में अगर उसके पेरेंट्स यहाँ रहे हैं, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में जो भी जैसे पाकिस्तान वगैरह जो भी अब बन गया है या बांग्लादेश, तो उस समय भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर वो रहे हैं तो उनको who comes on visit in India during the relevant year, तो they will be treated as resident, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन, अब इसको भी हमें सेटिस्फाई करना होता है। इंडिविजुअल हु शुड बी रेजिडेंट बाय सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, ठीक है। पहली चीज है कोई भी इंडिविजुअल हु शुड बी रेजिडेंट, वो रेजिडेंट हो सकता है, कब हो सकता है, बाय सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन यही है कि कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन कब, जब वो पहली दोनों बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या दोनों ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, एनी ऑफ द टू बेसिक, कोई भी एक कंडीशन, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन है, इफ फॉल्स इन द एक्सेप्शन ऑफ कंडीशन इन एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और आउट ऑफ 10 प्रीवियस इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एडिशनल कंडीशन में अगर वो फॉल्स करता है, एक्सेप्शन उसमें फॉल करता है, तो उस कारण से जो एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर वो जो है पिछले 10 सालों के 2 प्रीवियस ईयर में वो यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा दूसरी जो एडिशनल कंडीशन है, स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया शुड बी 370 डेज, ठीक है, और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रिलेवेंट ईयर, पिछले 7 सालों में 7 प्रीवियस ईयर्स में से अगर वो 370 डेज वो यहाँ पर है तो भी ये रेजिडेंट जो है माना जाएगा, अगर वो एक भी कोई बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है तो, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए, लेकिन उससे पिछले एक्सेप्शन एडिशनल कंडीशन ये है कि अगर वो ऐसे बाहर है तो हम उसको रेजिडेंट मान सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति एन इंडिविजुअल is said to be resident in India if he satisfy any one of the basic condition। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसके सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन या सेकंड बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन है, उनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। बेसिक कंडीशन हमारी क्या है, ये इनको आपको ध्यान में रखना है। क्या है कि कोई भी ही इज इन इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज, वो पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें 182 दिन अगर इंडिया में है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। सिंपल सी बातों को छोड़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन है कोई 60 दिन प्रीवियस ईयर में और मोर, लेकिन दूसरी चीज ये भी है साथ में, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज और लास्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में अगर वो 365 डेज या और पिछले साल में 60 दिन अगर वो रहा है तो भी वो जो है आपका रेजिडेंट कहलाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज है ए पॉइंट है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात हो रही है, तो एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, ठीक है। कोई भी जो पर्सन है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और बोथ ऑफ द एडिशनल 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको रेजिडेंट बट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा। दूसरी चीज है इसमें रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR इसको हम कहते हैं, यानी कि इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन बट नॉट सेटिस्फाई बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर दोनों एडिशनल कंडीशन में से केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसको रेजिडेंट तो कहेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे इसको, NOR, ठीक है। यानी कि NOR का मतलब है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो बनेगा। तीसरा पॉइंट है इसमें नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट जो है वो व्यक्ति होगा जो कि इंडिया में इफ ही सेटिस्फाई नन ऑफ द बेसिक कंडीशन, यानी कि कोई भी एक भी बेसिक कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा, यानी कि वो रेजिडेंट नहीं होगा, उसको हम NRI कहेंगे, ठीक है, ये समझ रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हम डिटर्मिनेशन रेजिडेंशियल स्टेटस का कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप है, इसमें 4 स्टेप्स आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक वेदर एन इंडिविजुअल फॉल्स अंडर एनी एक्सेप्शन ऑफ द बेसिक कंडीशन। आपको देखना है कि किसी भी बेसिक कंडीशन के कोई एक्सेप्शन में तो नहीं है, किस एक्सेप्शन में आता है ये भी आपको देखना है। अगर कोई इंडिविजुअल है और वो एक्सेप्शन की बात कर रहा है तो एक्सेप्शन क्या है, ये इंडियन सिटीजन, ठीक है। फॉलोइंग बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन में आपको ये एक्सेप्शन भी देखने पड़ेंगे। क्या है, विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर, अगर कोई विजिट करने के लिए आया है, या क्रू मेंबर है, या अब्रॉड में एम्प्लॉयमेंट है, या ओरिजिन ऑफ हर पेरेंट्स एंड हर हिसेल्फ एंड अदर थिंग। तो ये भी आपको देखना है, एक्सेप्शन भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक कंडीशन देखनी है, फिर बेसिक कंडीशन के साथ साथ आपको एक्सेप्शन देखना है कि वो किस बेसिक कंडीशन में किस एक्सेप्शन में जाता है। उसके बाद आपको स्टेप 2 है इफ यस, ठीक है। अगर वो पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में जिसमें भी आता है, चेक ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अगर वो आता है पहली कंडीशन में एक्सेप्शन में तो केवल पहली कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज चेक बोथ द बेसिक कंडीशन। अगर वो एक में आता है तो ठीक है, अदरवाइज दोनों हमें चेक करनी पड़ेंगी। इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ओनली फर्स्ट इन द केस ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। अगर केवल हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो वो केवल बेसिक कंडीशन फर्स्ट पे लागू होता है। इफ सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द, अगर कोई एक करता है तो वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ओनली फर्स्ट इन केस ऑफ एक्सेप्शन, देन ही वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसको हम रेजिडेंट कह सकते हैं। अदरवाइज ही वुड बी नॉन रेजिडेंट, अगर वो एक्सेप्शन में नहीं है और बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तीसरी स्टेप है इफ एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया है, देन चेक वेदर ही इज ROR और RNOR, क्या वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर वो रेजिडेंट है तो कौन सा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी, इसकी जो है एडिशनल कंडीशन है उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे। देन फोर्थ इज इफ इंडिविजुअल सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन देन ही इज ROR। अब ये कैसे पता करेंगे कि वो ROR है या RNOR है, ये देखने के लिए क्या करना है, कंडीशन स्टेप 4 है। ROR कब बनेगा, जब वो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, दोनों दोनों बहुत एडिशनल कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करता है वो ROR है, अदरवाइज ही वुड बी RNOR यानी या NOR, नहीं तो वो फिर NOR कहलाएगा, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम है आपके सामने छोटा सा, तो स्टेप में हम डिस्कस कर रहे थे, दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको चेक करना है स्टेप फर्स्ट कि जो इंडिविजुअल है फॉल्स अंडर एनी एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, अगर वो किसी एक्सेप्शन में आता है तो किस में आता है, बेसिक कंडीशन क्या है उसकी फुलफिल होती है। इफ यस अगर आता है तो किस में, चेक ओनली फर्स्ट कंडीशन, अगर किसी एक्सेप्शन में तो फर्स्ट कंडीशन को हमें देखना है, अदरवाइज चेक बोथ द कंडीशन, ठीक है। बेसिक कंडीशन को चेक करना है। इफ सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन only first in the case of exception, then he would be resident in India, otherwise he would be non resident in India। तो ये भी देखना है, अगर वो एक्सेप्शन के साथ आता है बेसिक कंडीशन फर्स्ट, ओनली फर्स्ट की बात करें तो एक्सेप्शन में आएगा तो ही वुड बी रेजिडेंट यानी कि वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इफ एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट है तो किस टाइप का रेजिडेंट है, ROR है या RNOR है, यानी कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर वो रेजिडेंट है, इफ ही सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन ही इज ROR, अदरवाइज ही वुड बी RNOR। तो ये देखना है, तो इनको समझना पड़ेगा। आई थिंक यू आर यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट थिंग। तो आगे बढ़ते हैं एंड सोचते हैं, समझिए इसको थोड़ा